था उसके संपर्क में काफी समय से थी और जब वो पाकिस्तान जाती थी तो आईएसआई के तमाम हैंडलर से मुलाकात भी होती थी। यहां तक कि पाकिस्तान में उसके रहने, खाने, घूमने, गाड़ी का इंतजाम भी आईएसआई करती थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पहलगांव में घूम रही है, वहां के वीडियो, वहां की तस्वीरें वो उपलब्ध करा रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन आईएसआई के हैंडलर्स के तौर पर संपर्क में हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये इतनी 140-45 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे और हर तबके के, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल काम है, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा। दूसरा, मैं ये बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि यह देश जयचंदों का है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो कोई भी लड़ाई, हमारे जितने बहादुर रहे ना, उतने ही गद्दार भी इस देश में पैदा हुए। कोई भी लड़ाई हमारे किसी भी पुराने राजा ने, किसी भी वॉरियर ने हारी नहीं बिना गद्दारी के। तो इसलिए हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि इस चीज को समूल मिटाया कैसे जाए और कैसे ये कम से कम लोग दूसरे के इन्फ्लुएंस में बने, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो गया है कि अब ये नए तरह का स्पाइंग सिस्टम खुल गया है। पहले जो स्पाइज होते थे किसी भी कंट्री के, वो बहुत छुपे हुए किसी एक दूसरे रूप में रहते थे और अपने आप को बहुत ज्यादा सोशल हाईलाइट नहीं करते थे। लेकिन ये अजीब सा सिस्टम हो गया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उन्हीं को हायर कर लो तो मतलब वो कहीं भी जा रहे हैं तो उसके ऊपर शक होने का सवाल ही नहीं है। और वो घूमने फिरने वाले लोग हैं। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या? ये छोटी सी चीप पॉपुलरिटी के लिए, अपने आप को थोड़े से यूट्यूब से और उससे पैसे कमाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, फेम पाने के लिए उल्टी सीधी किसी भी तरह की हद तक गिर सकते हैं। और ये जब गिरते हैं और इन्हें थोड़े से पैसे मिलते हैं, थोड़ा सा फेम मिलता है, तो फिर इनको लेविश लाइफस्टाइल की आवश्यकता होने लगती है। इनको समय, उन्हें वो गाड़ियां भी चाहिए, उन्हें वो वॉच भी चाहिए, उन्हें घूमना फिरना भी चाहिए और उसी का फायदा ये दुश्मन देश उसको बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। तो ये जो है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो नया सिस्टम है आज की डेट में, हमारी एजुकेशन मेरे ख्याल से उस लायक नहीं है। जब बच्चों को स्कूल्स में 10th, 11th, 12th ग्रेड बच्चों को और कॉलेजेस में इन सब बातों के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, आप कहाँ जा सकते हो। आप देखिए ना, हमारे देश में कितने लोगों के साथ बैंक फ्रॉड होता है। लैक ऑफ एजुकेशन ही तो है। और ये जो शुरू में ये लोग छोटे से पैसे और छोटी सी विजिट के लिए घुस जाते हैं, लेकिन जब घुस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर थ्रेट्स मिलने लगते हैं, फिर इनको डर लगने लगता है कि अब हम कैसे बचेंगे, अब तो हमें करना ही है। तो ये एक एजुकेशनल सिस्टम है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। दूसरी, मैं जो अपने रॉ अफसर हैं उनसे उनकी बात को मैं काटना नहीं चाहता, वो उनका एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस एजेंसी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नेटवर्क को ढूंढने के चक्कर में अगर कोई काम चल रहा है, आपकी किसी पे नजर है, तो हम उस इंसिडेंट को होने क्यों देते हैं जी? हम उस इंसिडेंट को रोकते क्यों नहीं है? चलिए, आपके पास नेटवर्क में 15 लोग नहीं पकड़े जाएंगे, 3 लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन वो नेटवर्क तो टूट जाएगा। दुश्मन जो भी उसको हायर करे बैठा है, उसकी आंखें खुल जाएंगी कि अब ये नेटवर्क बस तो नहीं हो गया। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हम ऐसा करते क्यों नहीं है? हमने क्यों उसको अलाउ किया अगर हमारी नजर थी उसके ऊपर, और वो पहलगांव भी जा रही है, मंदिर भी जा रही है, राम मंदिर भी जा रही है, और फिर हम वेट कर रहे हैं कुछ बड़े इंसिडेंट का होने का, और फिर हम सारे नेटवर्क को पकड़ेंगे तो हम अचीव क्या करेंगे इससे? जी, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जी जी, बताइए। इंटेलिजेंस में मैं काम करता हूं कि आप काम करते हैं? आपको पता है इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? जनरल साहब इस चीज को समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है कि एक नेटवर्क को पकड़ना, एक इंडिविजुअल को पकड़ना नहीं होता। अगर आप ज्योति के ऊपर पहले हाथ डाल देते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पकड़ सकते थे। मैं कोई अपने तरफ से नहीं कह रहा काम क्यों किया जाता। ये सारी एजेंसी इस तरीके से काम करती हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना या अननेसेसरी कोई बात करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। जिसको नॉलेज हो मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको बधाई दी, मैंने उस पर कमेंट नहीं किया। नहीं, आज ये सिस्टम नहीं बना हुआ, ये सिस्टम सदियों से चला आ रहा है और सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस ऐसा काम नहीं करती, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी ऐसा काम करती है। मैं यूके में पोस्टेड था, यूके की एजेंसी एक आदमी को पकड़ने के लिए, पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए उन्होंने 8 साल तक इंक्वायरी की। इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस की तरह काम नहीं करती। तो मैं अपने सवाल को दूसरी तरह से आपको पुटअप करता हूं। अगर हमें ये पता था, तो अगर वो पहलगाम भी गई और ऐसी जगहों पे गई, हमें शक था, अगर हम
इसको अगर पहलगाम अटैक हो गया, अब हम उसकी सांप निकल गया, उसकी लकीर देख रहे हैं, अब तो हम क्या इसको रोक सकते थे? बेसिकली बोलने से कुछ नहीं होता। जब पहलगाम गई तो तब तो कोई इंसिडेंट नहीं हुई। उसका जो नजरिया तब आया सामने जब पहलगाम पे अटैक हो गया कि क्यों गई थी। इसी के बाद काम करेंगे। और एजेंसी जब काम करती है तो पूरे तरीके से फुल प्रूफ काम करती हैं। आधा काम करने से हम उस आदमी को बचा नहीं पाएंगे, वो आदमी को हमको एक्शन नहीं ले पाएंगे। जब हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से उसको पैसा मिला, कहां गई, क्या क्या खर्चा किया, क्या उसके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तपेश जी ने शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र किया कि 140 करोड़ की आबादी का देश है और इस 40 करोड़ की आबादी में कौन व्यक्ति आईएसआई के किस एजेंट से मिल जाएगा, किस हैंडलर के संपर्क में है, कहना बहुत मुश्किल है। जब तक कि चीज़ों को जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि बिंदुओं को कनेक्ट करने की, डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा। और पहलगांव की घटना के इर्द गिर्द पता चला, ये जानने की कोशिश की कि क्योंकि दानिश को तत्काल निकाला गया और दानिश को जब निकाला गया तो ये पता करने की कोशिश की कि दानिश के से आखिर कौन जुड़ा हुआ है। और उस वक्त ये पता चला कि ये ज्योति सहित तमाम लोग दानिश के संपर्क में थे और ये लोग संपर्क में थे, ये भारत की तमाम सारी सूचनाएं उनको भेज रहे थे। पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सहगल साहब आपके पास आता हूं, उसके पहले एक बार जावेद के पास चलूंगा, क्योंकि जावेद लगातार हर रोज तमाम सारी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। गजाला, ज्योति मल्होत्रा, तमाम और सारे एजेंट भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर यह हो गई है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई इन तक पहुंचने में, तब जबकि ये पाकिस्तान लगातार जा रही थी, पाकिस्तान में पाक उच्चायुक्त की पार्टी में शामिल हो रही थी, आईएसआई के तमाम हैंडलर के ये संपर्क में थी, देरी कैसे हुई? जावेद। और देखिए मनोज जी, जो जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का जो पूरा मामला है और ये जो केस कहीं ना कहीं हर दिन नए खुलासे आ रहे हैं। अब हाल में ही अभी हम आपको रविवार को बता दें कि जो मिलिट्री एजेंसी इंटेलिजेंस है, उनकी एक जो टीम है वो गई थी सोर्सेज के हवाले से वृंदावन गई थी। वृंदावन में एक कॉल इनपुट मिला है जिसको इनपुट को डेवलप किया गया था और इसी CDR के बेस पर जो कि इसके 4 फोन, जो ज्योति मल्होत्रा के जो 4 फोन है, उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उसके CDR, उसके कॉल्स डिटेल्स के लिए, जिसमें जो बताया गया है मनोज जी की एक शख्स है जो वृंदावन में रहता है, वृंदावन का रहने वाला है और ज्योति से लगातार जो बात हो रही थी। और इधर ज्योति की गिरफ्तारी से पहले की अगर बात करें तो ये लगातार फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी, जिसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हुई और उसने इस नंबर को जब एग्जामिन किया तो पता चला कि वृंदावन का। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, इंटेलिजेंस की टीम और जांच टीम, और उसके बाद लोकल पुलिस को इंटीमेट करती है, पूरी इनपुट को बताती है, उसके बाद बताती है कि आखिर वो यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, तो उस शख्स की तलाश की जाती है। लेकिन फिलहाल वो शख्स नहीं मिला। अब क्या वो शख्स ज्योति के साथ एक हैंडलर के तौर पर जुड़ा हुआ था, या ज्योति के सारे जो पाकिस्तान को लेकर जो जासूसी की जा रही थी वो उस शख्स को पता था, या महज एक इत्तेफाक है कि या तो वह कोई ज्योति का जानकार था। लेकिन ज्योति के जिस तरीके से पूरी बॉडी लैंग्वेज है और तमाम ज्योति के हर एक ब्लॉग को देखिए मनोज जी, उसके हर एक वीडियोस को देखिए, तो वो वीडियोस अपने में कुछ ना कुछ कहता है। क्योंकि अगर साउथ की अगर वीडियो को देखें तो उसके शूट करने का, उसके बात करने का तरीका पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर्स इलाके, जो पाकिस्तान और LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब का जो जहां पे ज्योति गई, उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसमें शूट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। चीन भी गई, पाकिस्तान गई, और जिस तरीके से जो आपको बता दूं कि एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये मॉड्यूल था कि पाकिस्तान ये चाहता था कि ज्योति जो है पाकिस्तान के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, या पाकिस्तान का जो एक पूरा छवि है, पाकिस्तान का जो एक पूरा एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफिकल सारी चीज़ों को ज्योति अपने चैनल्स के जरिए, अपने ब्लॉग के जरिए दिखाए। और साथ ही साथ जो एक पूरा मॉड्यूल था कि ज्योति के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करना। चीन में, अलग कंट्रीज में पाकिस्तान ये चाहता था, दानिश को ये काम बाकायदा सौंपा गया था कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या इस तरीके के जो लड़के हैं या जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वीज़ा चाहिए, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं इकोनॉमिकल तौर पर, वो उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों से मिलकर कुछ पैसे, जैसे गजाला का मामला है, देवेंद्र का है, या फिर अरमान के, इसमें से ज़्यादातर लोग मनोज जी वो लोग हैं जो आपको पाकिस्तान जा चुके हैं, और कुछ लोग जो पाकिस्तान नहीं गए। तो हर तरीके के हैंडलर्स को, हर तरीके के मॉड्यूल को जो है दानिश ने